आइए सुनते हैं मेरे साथ यानी राजेश राज के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर उनके द्वारा रचे गए संविधान की कहानी जो आपको अलग ही दुनिया में लेके जाने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ यानी राजेश राज के साथ और अपने कदमों को थोड़ा देर रोक कर रखिए क्योंकि आपके लिए ही हम ऐसी चीजें लेकर आते हैं। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश का एक छोटा सा सैन्य कस्बा। सुबह का समय फौजी बैरकों के बीच एक घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया भीमराव। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यही बच्चा एक दिन इस देश का कानून लिखेगा, लेकिन अभी वो सिर्फ भीमा था। भीमा की माँ भीमाबाई प्यार करने वाली, संभालने वाली, लेकिन जब भीमा सिर्फ 6 साल का था माँ चली गई। एक बच्चा जिसे अभी ठीक से दुनिया समझनी भी नहीं आई थी, उसके सिर से माँ का हाथ हट गया। घर में पिता थे राम जी शकपाल, सख्त अनुशासित फौजी सोच। वो कहते पढ़ाई ही तुम्हारा हथियार है। स्कूल में पहला दिन बाकी बच्चे बेंच पर बैठे। भीमा को बोरी दी गई। बोला तू यहाँ बैठ। क्यों? क्योंकि वो महार जाति से था। मास्टर उसकी कॉपी हाथ से नहीं छूते। अगर नोटबुक लेनी होती तो दूर से पकड़ते। और पानी घड़ा सामने रखा था, लेकिन वो छू नहीं सकता। अगर प्यास लगे तो इंतजार, कोई ऊंची जाति का बच्चा आएगा तभी पानी देगा। कई बार पूरा दिन कोई नहीं आता। एक दिन मास्टर छुट्टी पर थे, कोई पानी देने वाला नहीं। दोपहर की धूप, गर्मी, गला सूख रहा था। भीमा घड़े को देखता रहा, लेकिन हाथ नहीं बढ़ाया, क्योंकि बचपन में ही सिखा दिया गया था ये तुम्हारे लिए नहीं है। बहुत ऐसे बच्चे माहौल में टूट जाते, लेकिन भीमा अलग था। वो हर अपमान को अपने अंदर जमा कर रहा था। रोता कम था, सोचता ज्यादा था। वो खुद से पूछता, अगर मैं भी इंसान हूं तो मुझे अलग क्यों किया जाता है। एक दिन भीमा और उसके भाई बहन रेल से उतरकर गांव जा रहे थे पिता से मिलने। गांव दूर था, बैलगाड़ी चाहिए थी। पहले बैलगाड़ी वाला तैयार हुआ, फिर पूछा कौन जात। जैसे ही पता चला वो उतर गया, बैल खोल दिए और चला गया। 4 छोटे बच्चे सड़क किनारे धूप में, किसी ने पानी नहीं दिया, किसी ने सहारा नहीं दिया। उस दिन भीमा ने समाज को समझ लिया। पिता रोज सुबह जल्दी उठते, भीमा पढ़ो। घर में पैसा नहीं था, सुविधा नहीं थी, लेकिन किताबें थीं और जिद थी। स्कूल में एक ब्राह्मण शिक्षक थे, उन्होंने भीमराव का उपनाम बदल दिया शकपाल से अंबेडकर। ये छोटी बात लगती है, लेकिन उस समय एक शिक्षक का ऐसा व्यवहार बहुत बड़ी बात थी। भीमा ने पहली बार महसूस किया हर इंसान एक जैसा नहीं होता। गली में बच्चे साथ नहीं खेलते थे, कई बार पत्थर फेंके जाते। अछूत ये शब्द धीरे धीरे दिल में उतर गया। आत्मसम्मान। भीमा क्लास में सवाल पूछता, पढ़ाई में आगे रहता। वो साबित करना चाहता था मैं कम नहीं हूँ। 1907 का वो समय, भीमराव ने मैट्रिक पास की। उनकी जाति में ऐसा करने वाले वो पहले थे। घर में खुशी, लेकिन समाज चुप था, क्योंकि ये सिर्फ एक परीक्षा पास करना नहीं था, ये व्यवस्था को चुनौती देना था। भीमा बाहर से शांत था, लेकिन अंदर एक आग
चल रही थी। वो जानता था ये लड़ाई सिर्फ स्कूल तक नहीं है, ये पूरे समाज की है। एक बच्चा जिसे मिट्टी पर बैठाया गया, एक दिन उसी मिट्टी पर संविधान की नींव रखेगा। लेकिन अभी वो सफर बहुत लंबा है, बहुत कठिन है और बहुत अकेला है। उस मोड़ पर जहां एक गरीब अपमानित बच्चा फैसला करता है, मैं पढ़ूंगा, मैं समझूंगा और मैं बदलूंगा। हमने एक बच्चे को मिट्टी पर बैठा देखा था, आज वो बच्चा समंदर पार जाने वाला है। 1907 के बाद भीमराव की पढ़ाई जारी रही, लेकिन घर की हालत कमजोर थी। पैसा नहीं, सामाजिक सहारा नहीं। फिर एक दरवाजा खुला। बड़ौदा के महाराज सायाजी राव गायकवाड़ थर्ड, उन्होंने कुछ प्रतिभाशाली छात्रों को विदेश भेजने का निर्णय लिया। भीमराव का नाम चुना गया। शर्त थी पढ़ाई के बाद बड़ौदा राज्य की सेवा करनी होगी। भीमराव ने बिना सोचे हाँ कह दी। 1913 बॉम्बे का बंदरगाह जहाज धीरे धीरे किनारे से दूर हो रहा था। भीमराव रेलिंग पकड़कर समंदर को देख रहे थे। उनके मन में सवाल है, क्या सच में एक नई दुनिया मिलेगी? कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। भीमराव क्लास में बैठे थे। कोई अलग नहीं बैठ रहा, कोई जाति नहीं पूछ रहा। पहली बार उन्हें पानी लेने से पहले इजाजत नहीं लेनी पड़ी। ये छोटी बात नहीं थी, ये मानसिक मुक्ति थी। वो दिन में 15 से 18 घंटे पढ़ते, लाइब्रेरी में बैठकर नोट्स बनाते, अर्थशास्त्र, राजनीति, समाज। उनके प्रोफेसर जॉन डेवी ने उन्हें सिखाया, लोकतंत्र सिर्फ संविधान नहीं होता, वो सामाजिक व्यवहार होता है। ये विचार भीमराव के अंदर बैठ गया। भीमराव ने द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पर काम किया, भारत की मुद्रा व्यवस्था का गहरा अध्ययन। उन्होंने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की आलोचना की। ये सिर्फ सामाजिक न्याय नहीं था, ये आर्थिक न्याय की तैयारी थी। स्कॉलरशिप सीमित थी, बीच में पैसा कम पड़ गया, उन्हें भारत लौटना पड़ा। सोचो, इतनी मेहनत के बाद बीच में रुकना पड़े। लेकिन भीमराव रुके नहीं। ट्यूशन पढ़ाई, छोटे काम किए, पैसे जोड़े, फिर वापस गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ पढ़ाई और कठिन थी, ठंडा मौसम, अकेलापन, कम पैसा, लेकिन लक्ष्य साफ था। डिग्री लेनी है, तैयार होकर लौटना है। उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई भी की, कानून को गहराई से समझा। पढ़ाई पूरी कर जब वो भारत लौटे, उन्हें लगा अब समाज बदलेगा। लेकिन बड़ौदा में उन्हें रहने के लिए घर नहीं मिला। होटल से निकाल दिया गया, सामान सड़क पर फेंक दिया गया। उच्च शिक्षा, विदेशी डिग्री, फिर भी अछूत। उस रात भीमराव टूटे नहीं। उन्होंने फैसला लिया, अब लड़ाई खुलेगी। अमेरिका और लंदन ने उन्हें सिर्फ डिग्री नहीं दी, उन्हें तुलना दी। उन्होंने देखा समाज बदल सकता है, कानून बदल सकता है, और अगर कानून बदल सकता है तो भारत भी बदल सकता है। अब भीमराव सिर्फ पढ़े लिखे युवक नहीं थे, वो विश्लेषक थे, राजनीति सोच रखने वाले थे, रणनीतिक सोच रखने वाले थे। वो जानते थे सिस्टम को बाहर से नहीं, अंदर से बदलना होगा। वो समझ चुके थे जाति सिर्फ सामाजिक समस्या नहीं है,
ये राजनीतिक समस्या है, आर्थिक समस्या है, मानसिक समस्या है और इसका इलाज ज्ञान और कानून से होगा। ऐसा एक युवक जो अपमान झेल चुका है, जो दुनिया देख चुका है, जो तुलना कर चुका है, अब वो भारत लौट रहा है, सिर्फ नौकरी करने नहीं बल्कि व्यवस्था को चुनौती देने। अब तक भीमराव पढ़ चुके थे, समझ चुके थे, तुलना कर चुके थे, अब बारी थी बोलने की। भारत लौटने के बाद उन्होंने तय किया, मेरी पढ़ाई सिर्फ मेरी नहीं रहेगी। उन्होंने अखबार शुरू किया, मूक नायक। नाम ही बहुत था, जो बोल नहीं सकते उनकी आवाज। वो लेख लिखते सीधे, तथ्य के साथ, भावना नहीं तर्क। उन्होंने साफ कहा, जाति व्यवस्था सिर्फ सामाजिक बुराई नहीं, ये संगठित अन्याय है। उनके लेखों से समाज का ऊंचा वर्ग नाराज हुआ, लेकिन एक नया वर्ग जागने लगा। दलित समाज पहली बार किसी पढ़े लिखे नेता को देख रहा था जो उनकी भाषा बोल रहा था। 1927 महाराष्ट्र का महान चौदार तालाब कानून कहता था, सार्वजनिक जल स्रोत सबके लिए है, लेकिन समाज नहीं। भीमराव ने घोषणा की, हम तालाब से पानी नहीं लेंगे। हजारों लोग, भीमराव ने घोषणा की, हम तालाब से पानी लेंगे। हजारों लोग उनके साथ पहुंचे, उन्होंने पानी उठाया। एक घूंट, वो सिर्फ पानी नहीं था, वो घोषणा थी, हम बराबर हैं। ऊंची जाति के लोगों ने तालाब का शुद्धिकरण किया, मानो इंसान गंदगी हो। भीमराव समझ गए, ये लड़ाई लंबी है। उसी आंदोलन के दौरान उन्होंने मनुस्मृति की प्रतियां जलाई। ये प्रतीकात्मक था, वो कहना चाहते थे, जिस किताब ने हमें नीचे रखा उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये कदम बहुत साहसी था। अब भीमराव समझ चुके थे, सामाजिक आंदोलन काफी नहीं, राजनीति प्रतिनिधित्व जरूरी है। उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अलग राजनीतिक पहचान की मांग की। 1930 का वो दशक, लंदन, ब्रिटिश सरकार ने भारत के भविष्य पर चर्चा बुलाई। भीमराव वहां पहुंचे दलितों के प्रतिनिधित्व के रूप में। उन्होंने साफ कहा, हम सिर्फ दया नहीं चाहते, हम शक्ति चाहते हैं। उनका तर्क था, अगर दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं मिलेगा तो वो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे। ये बात सीधी थी, लेकिन राजनीतिक रूप से विस्फोटक। महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। उनका मानना था कि इससे हिंदू समाज टूट जाएगा। फिर आया पूना समझौता। भीमराव दबाव में थे, गांधी जेल में आमरण अनशन पर थे, देश भावनात्मक उबाल में था। आखिरकार समझौता हुआ। अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं, लेकिन आरक्षित सीटें मिली। बहुत कम लोग जानते हैं, भीमराव इस समझौते से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा राजनीतिक ताकत कमजोर कर दी गई है, लेकिन उन्होंने व्यवहारिक रास्ता चुना। उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, फिर शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। अब उनका संघर्ष सिर्फ जाति नहीं था, मजदूरों के अधिकार, आर्थिक न्याय, समान वेतन। बहुत लोग नहीं जानते, उन्होंने मजदूरों के लिए 8 घंटे काम की, नीति लागू करवाने की भूमिका निभाई, महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ कानून का समर्थन किया। वो सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे, वो सामाजिक न्याय के वास्तुकार थे। अब भीमराव सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता नहीं रहे, वो विचारधारा बन रहे थे। उनकी सोच
अस्पष्ट थी। सामाजिक लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र से पहले जरूरी है, लेकिन इस दौरान उनकी सेहत गिर रही थी। डायबिटीज, तनाव, लगातार यात्रा, फिर भी वो रुके नहीं। एक ऐसा व्यक्ति जो अब सिर्फ भीमा नहीं रहा, वो आंदोलन है, वो चुनौती है, वो चेतावनी है। भारत आजाद होगा और वही आदमी संविधान लिखने बैठेगा। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त 1947। भारत आजाद हुआ, लोग सड़कों पर थे, झंडे थे, नारे थे, लेकिन एक आदमी भीड़ में नहीं था। कागजों के ढेर के बीच नाम भीमराव अंबेडकर। अब लड़ाई बदल चुकी थी। सड़क से संसद तक संविधान सभा बनी। ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह निर्णय सर्वसम्मति से नहीं था। कई लोगों की आपत्ति थी। क्योंकि वे खुलकर आलोचना करते थे, किसी से डरते नहीं थे। लेकिन ये योग्यता इतनी अस्पष्ट थी कि विरोध भी चुप हो गया। संविधान सभा में बड़े नाम थे: जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रारंभिक मसौदे पर काम कर चुके BN राव। लेकिन जब लाइन दर लाइन ड्राफ्ट लिखने की बारी आई तो मुख्य जिम्मेदारी अंबेडकर के कंधों पर थी। क्या भारत ढीला संघ होगा या मजबूत केंद्र? देश अभी विभाजन से निकला था, अराजकता का डर था। अंबेडकर ने मजबूत केंद्र का समर्थन किया। उन्होंने कहा, अभी देश को स्थिरता चाहिए। बहस थी, कितनी आजादी? क्या प्रेस पूरी तरह स्वतंत्र? क्या संपत्ति मौलिक अधिकार? अंबेडकर संतुलन चाहते थे। उन्होंने अधिकार दिए, लेकिन राज्य की जिम्मेदारी भी जोड़ी। सबसे तीखी बहस, कुछ सदस्य विरोध में थे। अंबेडकर शांत रहे। उन्होंने कहा, सदियों के अन्याय को सिर्फ एक लाइन से नहीं मिटाया जा सकता। ये भावनात्मक नहीं था, ये ऐतिहासिक तथ्य था। अब सबसे बड़ा प्रश्न, राष्ट्रीय भाषा कौन, हिंदी या अंग्रेजी? बहस इतनी बढ़ी कि सभा में तनाव फैल गया। अंबेडकर ने संतुलन का रास्ता सुझाया। अंग्रेजी को संक्रमण काल के लिए रखा गया। इन सबके बीच अंबेडकर की सेहत गिर रही थी। डायबिटीज, कमजोरी, नींद की कमी, रात के 2-2 बजे तक काम, सुबह फिर बहस। कई बार हाथ कांपते, लेकिन आवाज नहीं कांपी। बहुत कम लोग जानते हैं, उन पर राजनीतिक दबाव भी था। हर दल चाहता था उनकी विचारधारा शामिल हो। अगर वो झुकते तो संविधान कमजोर हो जाता, अगर अड़ते तो टकराव बढ़ता। उन्होंने बीच का रास्ता नहीं चुना, उन्होंने सिद्धांत चुना। 25 नवंबर 1949 अंबेडकर ने अपना अंतिम भाषण दिया। उन्होंने चेतावनी दी, हमने राजनीतिक समानता दे दी है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक असमानता बनी रही तो यह लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा। उन्होंने चेतावनी दी, हमने राजनीतिक समानता दे दी है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक असमानता बनी रही तो ये लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा। ये भविष्यवाणी थी। उन्होंने कहा, भक्ति या हीरो पूजा राजनीति में खतरनाक है। सोचिए, जिस देश में नेता देवता बन जाते हैं, वहां ये शब्द कितने साहसी थे। 26 नवंबर 1949 संविधान अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। भारत ने खुद को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। नहीं, लेकिन क्या सब खुश थे? नहीं। कुछ लोग मानते थे
संविधान बहुत लंबा है। कुछ कहते थे ये बहुत पश्चिमी है, कुछ कहते थे ये बहुत प्रगतिशील है। अंबेडकर ने शांत रहकर कहा, संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, उसे चलाने वाले तय करते हैं। इन सालों में उनका निजी जीवन लगभग खत्म हो गया। परिवार से दूरी, स्वास्थ्य बिगड़ना, लेकिन लक्ष्य बड़ा था। एक बच्चा जिसे घड़े से पानी नहीं लेने दिया गया, आज वही आदमी देश के अधिकारों का घड़ा भर रहा था। ये बात यहीं समाप्त नहीं होता। संविधान बन चुका है, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई। सत्ता, निराशा, इस्तीफा और एक नया आध्यात्मिक निर्णय। संविधान बन चुका था, भारत अब एक गणराज्य था, लेकिन क्या समाज बदल गया था? नहीं। और यही वो जगह है जहां बाबा साहेब की अगली लड़ाई शुरू होती है। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके पास पद था, सम्मान था, लेकिन संतोष नहीं था। उन्होंने एक बड़ा सुधार प्रस्ताव रखा, हिंदू कोड बिल। इसका मतलब था महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, तलाक का अधिकार, विवाह में समानता। आज ये सामान्य लगता है, लेकिन 1950 के दशक में ये एक क्रांति थी। संसद में विरोध शुरू हुआ। कई लोग बोले समाज तैयार नहीं है, कुछ बोले परंपरा टूट जाएगी। बाबा साहेब शांत रहे। उन्होंने कहा, अगर समाज अन्याय पर टिका है तो परंपरा टूटनी ही चाहिए। लेकिन राजनीतिक दबाव बढ़ा। सरकार ने बिल को टालना शुरू किया। बाबा साहेब समझ गए, सत्ता में रहते हुए अगर सिद्धांत समझौते में बदल जाए तो पद बेकार है। साल 1951 उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये सिर्फ एक पद छोड़ना नहीं था, ये संदेश था, मैं सत्ता के लिए नहीं, न्याय के लिए हूँ। इन वर्षों में उनकी सेहत और गिर चुकी थी। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, लेकिन दिमाग अभी भी तेज था। बाबा साहेब लंबे समय से सोच रहे थे, क्या जिस धर्म में जन्म लिया वही अंतिम है? उन्होंने कहा था, मैं हिंदू के रूप में जन्मा हूँ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। ये बयान भावनात्मक नहीं था, ये विचार का परिणाम था। उन्होंने कई धर्मों का अध्ययन किया, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म। आखिरकार उन्होंने बौद्ध धर्म में समानता और तर्क दिखा। हजारों लोग इकट्ठे हुए। बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपनाया, फिर 22 प्रतिज्ञाएं दिलाईं। उन्होंने कहा, मैं उस व्यवस्था को छोड़ रहा हूँ जिसने मुझे इंसान नहीं माना। ये सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, ये मानसिक स्वतंत्रता थी। उनका स्वास्थ्य बेहद कमजोर हो चुका था, लेकिन वो लिख रहे थे। उनकी अंतिम रचनाओं में बुद्ध और उनका धम्म शामिल था। रात में देर तक लिखना, कम रोशनी, कागजों का ढेर। 5 दिसंबर 1956 दिल्ली। रात शांत थी, कमरे में हल्की रोशनी थी, कागज सामने खुले थे। बाबा साहेब ने कुछ पन्ने देखे और कलम रख दी। शरीर बहुत थक चुका था। वो बिस्तर पर लेटे और सुबह 6 दिसंबर 1956 को वो नहीं रहे। देश भर में सन्नाटा, मुंबई में जन सैलाब उमड़ पड़ा। लोग रो रहे थे। कई लोग पहली बार अपने अधिकारों के रक्षक को खो रहे थे। क्या बाबा साहेब सिर्फ एक नेता थे या वो एक चेतावनी थे? उन्होंने कहा था, समानता के बिना स्वतंत्रता खोखली है। उन्होंने चेताया था, राजनीतिक लोकतंत्र तभी टिकेगा जब सामाजिक लोकतंत्र होगा।
आज जब हम वोट देते हैं, जब हम अदालत जाते हैं, जब हम अधिकार की बात करते हैं, वो सब उसी किताब की देन है जो उन्होंने लिखी। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की अवधारणा पर गहरा आर्थिक शोध किया था, मजदूरों के लिए 8 घंटे काम का सिद्धांत लागू करवाया, महिलाओं के अधिकार के लिए सरकार छोड़ दी। उन्होंने सत्ता से बड़ा सिद्धांत माना। अगर वो सिर्फ संविधान लिखकर रुक जाते तो शायद इतिहास में एक नाम बनते, लेकिन उन्होंने समाज को आईना दिखाया और आईना हमेशा असहज करता है। अगर आज वो होते तो शायद पूछते, क्या जाति खत्म हुई? क्या असमानता घटी? क्या शिक्षा सब तक पहुंची? उनका संघर्ष सिर्फ अतीत नहीं था, वो भविष्य के लिए था। एक बच्चा जिसे मिट्टी पर बिठाया गया, जिसे पानी से रोका गया, जिसे सड़क पर छोड़ दिया गया, वही बच्चा देश की सबसे ऊंची मेज पर बैठा, कानून लिखा, बराबरी लिखी, सम्मान लिखा। वो चले गए लेकिन सवाल छोड़ गए, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हर बार जब कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, वहाँ बाबा साहेब मौजूद होते हैं। एक आदमी चला गया, पर उसके सवाल अब भी जिंदा हैं। नाम भीमराव अंबेडकर। हम उन्हें संविधान निर्माता कहते हैं, लेकिन क्या हमने समझा उन्होंने संविधान क्यों लिखा? क्योंकि वो जानते थे सिर्फ आजादी काफी नहीं होती। अगर समाज के भीतर ऊंच नीच जिंदा है तो लोकतंत्र नकली हो जाता है। उन्होंने साफ कहा था, अगर समाज बराबर नहीं होगा तो राजनीति टिकेगी नहीं। आज भी ये सवाल खुला है। उन्होंने चेताया, राजनीति में अंधभक्ति लोकतंत्र को खत्म कर देती है। सोचो, आज के समय में ये लाइन कितनी भारी है। उन्होंने कहा, सुधार चाहिए तो संवैधानिक रास्ता अपनाओ, हिंसा नहीं, अराजकता नहीं, कानून के भीतर रहकर लड़ो। अगर आज वो संसद के सामने खड़े होते तो शायद पूछते, क्या शिक्षा सब तक पहुंची? क्या जाति की दीवारें गिरी? क्या महिलाएं सच में बराबर हैं? और शायद वो भी यही कहते, संविधान तुम्हें अधिकार देता है लेकिन जिम्मेदारी भी देता है। बहुत लोग उन्हें सिर्फ एक वर्ग का नेता समझते हैं, लेकिन उन्होंने मजदूरों की बात की, महिलाओं की बात की, आर्थिक न्याय की बात की। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की सोच को प्रभावित किया, काम के घंटे तय करवाए, सामाजिक सुरक्षा पर जोर दिया, सामाजिक सुरक्षा पर जोर दिया। वो सिर्फ सामाजिक सुधारक नहीं थे, वो नीति निर्माता थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि संविधान, उन्होंने कभी नहीं कहा कि संविधान परफेक्ट है। उन्होंने कहा, अगर ये असफल होगा तो दोष इसे चलाने वालों का होगा। मतलब जिम्मेदारी हमारी है। आज देश भर में उनकी मूर्तियां हैं, उनकी तस्वीरें हैं, उनके नाम पर संस्थान हैं, लेकिन असली श्रद्धांजलि क्या है? उनकी सोच को समझना। एक बच्चा जिसे मिट्टी पर बिठाया गया, वो हमें सिखा कर गया, अपमान को गुस्से में मत बदलो, उसे ज्ञान में बदलो। अन्याय को हिंसा में मत बदलो, उसे कानून में बदलो। वो चले गए, लेकिन विचार चल रहे हैं। हर अदालत में, हर हर स्कूल में, हर वोट में। ये कहानी खत्म नहीं, ये जिम्मेदारी है, और शायद यही बाबा साहेब की असली विरासत है।
हमारी ये कहानी आपको कैसे लगी आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके हौसलों से ही हमारी उड़ान तय होती है। और जिस बात को हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो अगर आपके दिल तक दस्तक देती है तो हमें अपनी कामयाबी खुद ब खुद एहसास कराती है। जय हिंद, जय भारत।